4 दशक की अपनी राजनीति में बारामती की जमीन से उठकर अजीत पवार महाराष्ट्र में पावर सेंटर बन गए। चाचा शरद पवार की छांव में अजीत पवार ने राजनीति सीखी। बारामती में अजीत दादा सिर्फ नेता नहीं बल्कि सिस्टम बन गए थे। सियासत में सत्ता किसी की भी रही हो, अजीत पवार हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। मराठा राजनीति के बड़े नेता अजित पवार को पूरा महाराष्ट्र दादा कहकर बुलाता। अजित पवार को राजनीति में जमीन से जुड़ा होने के साथ साथ सख्त फैसले लेने वाला पावर सेंटर कहा गया। अजित पवार की पहचान पहले अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में बनी, लेकिन अजित पवार ने चाचा शरद पवार की छांव को छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना स्तंभ बनाया। पवार परिवार महाराष्ट्र में 7 दशक से पावर सेंटर बना रहा है, जिसमें पिछले 4 दशक से अजित पवार भी सक्रिय रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में सीधी एंट्री लेने की जगह अजित पवार ने सीढ़ी दर सीढ़ी चलने वाली राह ही अपनाई थी। अजित पवार की राजनीति की पहली सीढ़ी थी सहकारिता। 1982 में उन्होंने कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड मेंबर के तौर पर कदम रखा। महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं के जरिए ही अजित पवार ने राजनीति को समझा, अपनी जमीनी पकड़ बनाई, अपने नेटवर्क को डेवलप किया और लोगों में अपने लिए भरोसा पैदा किया। इस पहली सीढ़ी के बाद अजित पवार ने अगला कदम बढ़ाया और 1991 में पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुने गए। राजनीति में कदम रखने के केवल 2 साल में ही अजित पवार बारामती के हर पावर सर्किल में अहम हिस्सेदार बन गए। 1991 में ही अजित पवार को वास्तव में शरद पवार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। पहली बार अजित बारामती से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन उपचुनाव में चाचा शरद पवार के लिए अपनी सीट छोड़ दी और फिर शरद पवार बारामती से जीतकर नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। बारामती विधानसभा में हुए उपचुनाव में अजित पवार ने 87,000 के वोट मार्जिन से जीत हासिल की, विधायक बने और इसी जीत के बाद बारामती में अजित पवार न केवल नेता बने बल्कि बारामती का सिस्टम बन गए। 1995, 99, 2004, 9, 2014, 2024 7 बार विधायक बने। 1991 में पहली बार अजित पवार को सुधाकर राव नाइक के मंत्रिमंडल में जगह भी मिली और वो राजमंत्री बन गए। 8 साल के बाद 1999 में कांग्रेस में एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में बनी। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तब अजित पवार को महाराष्ट्र में हैवीवेट माना जाने वाला इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला और पहली बार वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, अजित पवार को हमेशा पावरफुल मिनिस्ट्री ही मिलती रही है। अजित पवार का कद महाराष्ट्र में कितना ऊंचा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 के बाद से 2026 तक केवल 16 साल में वो महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम बने। पहली बार 2010 में, दूसरी बार 2012, तीसरी बार 2019, चौथी बार 2022, पांचवी बार 2023, छठी बार 2024। अजित पवार ने देश में सबसे ज्यादा बार किसी राज्य का डिप्टी सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद 3 दिवसीय शासकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। 3 दिन तक महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। अजित पवार ने सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी राजनीति की। 2022 में अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को भी संभाला था, लेकिन साल 2019 में अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने वाला ट्विस्ट दिया। 23 नवंबर 2019 को अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी और खुद डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। हालांकि 80 घंटे में ही ये सरकार गिर गई और अजित पवार फिर चाचा शरद पवार के साथ लौट आए।
लेकिन ठीक 4 साल बाद 2023 में अजित पवार ने पूरी तरह से खुलकर अपना बगावती रुख दिखा ही दिया। 2023 में अजित पवार बनाम शरद पवार की जंग सामने आई। दांव पर लग गई पार्टी एनसीपी। यह सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं थी, यह कंट्रोल की लड़ाई थी। अजित पवार का कहना था कि पार्टी अब नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए। शरद पवार इसे समय से पहले मानते थे। मई 2023 में शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और इस्तीफा वापस लेने के एपिसोड के बाद अजित पवार ने अलग राह बनाने का मन पुख्ता कर लिया। 2 जुलाई 2023 को अजित महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी के 30 विधायक भी अजित दादा के साथ गए। 9 को सरकार में मंत्री बनाया गया। बगावत के बाद पार्टी पर अधिकार की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई, जिसके बाद 6 फरवरी 2024 को इस लड़ाई में अजित पवार को जीत हासिल हुई। एनसीपी का नाम और घड़ी निशान दोनों ही अजित पवार को मिल गया। इस जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को बारामती लोकसभा से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती भी माना था। चुनाव में सुनेत्रा सुप्रिया सुले से हार गईं। 2024 में जब बारामती विधानसभा का चुनाव हुआ तो अजित पवार के सामने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र पवार थे, लेकिन दादा ने ये जंग 1 लाख से अधिक मार्जिन वोटों से जीत हासिल कर ली। राजनीति में पार्टी में भले ही दरार आई हो, लेकिन परिवार में अजित पवार ने कभी दरार नहीं पड़ने दी। बहन सुप्रिया सुले हो या भतीजे रोहित पवार, सबके साथ अजित पवार के अच्छे रिश्ते बने रहे। पिंपरी चिंचवाट के निकाय चुनाव में एनसीपी ने दोनों गुटों ने मिलकर 7 चुनाव लड़ा, जिससे लगा कि चाचा भतीजे साथ आने वाले हैं। दूरियां कम हो रही हैं, दरारें मिट रही हैं। बारामती का मराठा छत्रप आज चला गया, हर किसी को गमगीन करके पीछे छोड़ गया। उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सहकारिता और यूनियन से शुरू हुआ था अजित पवार का सफर, जो चीनी मिलों से होता हुआ सत्ता तक पहुंचा। बारामती की जमीन से मंत्रालय तक गया। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा थे जो सबके साथ रहे। वो दिखते कम थे, लेकिन फैसलों में भारी रहते थे। उनकी कहानी सत्ता, संघर्ष और रणनीति की कहानी है।